हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के संविधान के बारे में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको बहुत ही ब्रीफली रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कशन की, प्रीएम्बल का एक शॉर्ट वीडियो हमने डाला था, एक शॉर्ट। उसके बाद में फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 151, पार्ट 1 टू पार्ट 5 एक और हमने इसको रिकॉर्ड करके शॉर्ट में डिस्कशन करके इस वीडियो को अपलोड किया था आप लोगों के लिए। इसके बाद में पार्ट 5 और 6 की एक कंपैरिजन टेबल हमने अपलोड की थी, और जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें 7th पार्ट का आर्टिकल 8th पार्ट का 7th रिपील्ड है, 8th पार्ट का आर्टिकल 239, 239A और 239AA ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करके अपलोड किया था। आज हम इस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहां तक का डिस्कशन पूरा कर लेंगे। फिर भी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, इसमें और डिटेल में आप डिस्कशन चाहते हैं, जैसा आपके कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा दें। तो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इस यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस हमने किया, प्रीएम्बल प्रस्तावना उद्देशिका, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला। इसका एक क्वेश्चन अभी AIB में भी आया था। पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि पार्ट 1 से पार्ट 4A का एक पेयर बना के रखना। ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर रखा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप को डिस्कस किया। सिटीजनशिप 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट का 17th नंबर का सब्जेक्ट है। तो ऐसे ये 7th शेड्यूल के सब्जेक्ट हैं, उनको भी ध्यान में रखना। जैसे अभी जाति आधारित जनगणना चल रही है, सेंसस चल रहा है, कास्ट बेस्ड सेंसस। तो सेंसस कौन सी लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है आप देखना, ये यूनियन लिस्ट का कितने नंबर का सब्जेक्ट है। जैसे सिटीजनशिप 17th नंबर का सब्जेक्ट है, ऐसे सेंसस यानी जनगणना। तो ये चीजें करंट की जो होती हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। थर्ड पार्ट आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसमें हमने विद केस लॉ, विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारा डिस्कशन किया। फोर्थ पार्ट में 36 से 51 में DPSP राज्य नीति के निर्देशक तत्व के बारे में प्रोविजन किया गया, और पार्ट 4A में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में एक पेयर, जैसा मैंने कहा था पार्ट 1 से पार्ट 4A का बनाना, ऐसे ही एक पेयर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से लर्न करने के लिए, समझने के लिए पार्ट 5 से पार्ट 8 का एक पेयर आपको बनाना है। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 द यूनियन संघ के बारे में है। 6th पार्ट 152 से 237 द स्टेट के बारे में है, राज्य के बारे में। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 यानी आर्टिकल 52 से 151 और 152 से 237, इनकी एक कंपैरिजन डिस्कशन करके हमने इसको भी एक वीडियो में अपलोड किया, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। उसके बाद में 7th पार्ट है, ये B कैटेगरी के स्टेट के रिगार्डिंग हुआ करता था, जो अभी रिपील्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में इसको रिपील कर दिया गया। 8th पार्ट जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यूटी के बारे में है, संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 239 से 242, कल की क्लास में हमने आर्टिकल 239 डिस्कस किया। उसके बाद में 239A जो पुडुचेरी और JNK से रिलेटेड प्रोविजन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। 239AA दिल्ली यूनियन टेरिटरी के बारे में है, ये हमने डिस्कस किया। तो यहां तक हमारा ये पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 to 11 हमने डिस्कस किया। थर्ड पार्ट आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का ये 4th पार्ट है, DPSP 36 से 51 में हमने डिस्कस किया। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A क्लोज A to K में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद में 5th पार्ट द यूनियन संघ का है, इसमें आर्टिकल 52 से 151 में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में ये 5th पार्ट है, ऐसे 5th और 6th पार्ट की एक कंपैरिजन टेबल हमने डिस्कस की, ये इस तरह से, ये सारी कंपैरिजन टेबल हमने डिस्कस की। ये
और यूनियन जुडिशरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस किए। और ये यहाँ पर हमारा पार्ट 8 इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने, कल का जो डिस्कशन था उसमें 239 आर्टिकल इसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो इनका प्रशासन राष्ट्रपति जी एलजी के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इनका प्रशासन चलाते हैं। 239A जो 14th अमेंडमेंट से 1962 में ऐड किया गया, ध्यान रखना एग्जाम में पूछी जाती हैं ये बातें कि 39A रिलेटेड किससे है। तो अभी हमने देखा ये जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी जिनमें हमारी विधानसभाएं हैं। J&K यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा है, क्योंकि पहले स्टेट था यूटी में कन्वर्ट होने से पहले, तो वहां की विधानसभा एज सच एग्जिस्ट करती है। वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ये हैं। इधर पुडुचेरी, यहाँ पे भी यूटी होते हुए विधानसभा है। ये प्रोविजन 239A में हमने देखा। तो 239A 14th अमेंडमेंट से 1962 में ऐड किया गया। ऐसे 239AA 69th अमेंडमेंट से 1991 में इसको ऐड किया गया। कल हम ये देख रहे थे इस डिस्कशन में कि इन यूनियन टेरिटरी में जो विधानसभाएं हैं, अब विधानसभा है तो हमको वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाने हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे, ये जनरल रूल और इनका यूटी के स्टेट के बारे में जो रूल है, यानी पार्लियामेंट और स्टेट के बारे में जो प्रोविजन है, वैसे यूटी के बारे में क्या प्रोविजन है, इसकी कंपैरिजन स्टडी भी हमने कल की क्लास में की थी। अगर आपने ध्यान से उस डिस्कशन को सुना होगा, उस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो, नहीं तो आप सुन लीजिएगा एक बार। मैं उनको थोड़ा ब्रीफली रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ मेंबर 543 है एक्चुअल में। कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन 552 का है, 2 एंग्लो इंडियन को हटा देते हैं तो 550 का है। बाकी हमारी 7 सीट्स जो इधर J&K और अक्षय चाइना की तरफ चली गई, उनको हमने आज भी यूनानिमस ओपिनियन से रिजोल्यूशन पास कर रखा है। द POK एंड अक्षय चाइना इज लीगली टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, और इसको हम लेकर रहेंगे, ऐसा हमारा प्रस्ताव पास किया हुआ है। तो वो 7 सीटें हमारी उधर चली जाती हैं, तो हमारी सीटें बचती है 543। 543 का अब हमें मंत्रिमंडल बनाना, तो कितना होगा, ये 15% होगा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। ये दिया हुआ है आर्टिकल 75 क्लोज 1A में। इसका प्रोविजन किया गया 91st अमेंडमेंट से 2003 में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। ये यानी लोकसभा में टोटल अभी एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर है 543। मंत्रिमंडल जब बनेगा तो ये बनेगा 15% इसका इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ये प्रोविजन 75 आर्टिकल के क्लोज 1A में किया गया, और 1A 91st अमेंडमेंट से 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इसको ध्यान में रखें। इसके बाद में राज्य की विधानसभाओं में, जैसे राजस्थान विधानसभा से हमने फॉर एग्जांपल लिया है, इसमें 200 सदस्य हैं, 200 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी 200 MLA है राजस्थान में। अब स्टेट असेंबली में भी 15% इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर होगा। अब ये प्रोविजन कहां किया गया, तो 164 क्लोज 1A में, ये भी 91st अमेंडमेंट से 2003 में ऐड किया गया, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड ये प्रोविजन 10% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगा। जैसे J&K यूटी जिसमें हमारी विधानसभा है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी, या J&K पुडुचेरी 239A और दिल्ली 239AA, इनमें तीनों विधानसभाओं में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब बनेगा तो 10% टोटल नंबर ऑफ दैट यूटी स्टेट यूटी असेंबली, ये 239A के AA के क्लोज 4 में इसका प्रोविजन किया गया, ये भी ध्यान रखना। और 239A कब ऐड किया गया, ये हमने यहां पे देखा 69th अमेंडमेंट से 1991 में इसको ऐड किया गया। ये चीजें ध्यान रखने की, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 239A 239AA इनसे रिलेटेड जो मेन प्रोविजन है, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब देखिए 239AA क्लोज 5, इनकी कंपैरिजन स्टडी है किसकी, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 8 की, 7 हट गया, पार्ट 8 की।
239AA में प्रोविजन किया गया है क्लोज 5 में, ऐसा सिमिलर प्रोविजन किया गया है 75 के क्लोज 2 में और 164 के क्लोज 1 में। इसके बाद में जैसा 239AA के क्लोज 6 में जो प्रोविजन है, ऐसा सिमिलर प्रोविजन 75 के क्लोज 3 में पार्ट 5 में किया गया, ये पार्ट 5 है। 164 के क्लोज 2 में पार्ट 6 में है और ये पार्ट 8 में है। 239AA क्लोज 6 क्लोज 5, 75 क्लोज 2 क्लोज 3 और 164 क्लोज 1 क्लोज 2। क्या प्रोविजन है इनमें ये एक बार देखिएगा। 239AA क्लोज 5, 239AA क्लोज 5 इस बारे में प्रोविजन करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और यहां क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए यहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहां 164 में राज्यपाल करते हैं, यहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यूनियन टेरिटरी में भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये 239AA क्लोज 5 में प्रोविजन किया गया है और ये राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए कार्य करेंगे, ऐसा क्लोज 5 में 239A क्लोज 5 में प्रोविजन किया गया कि उनको सलाह और सहायता देंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यही बात 75 के क्लोज 2 में है और ये राज्यों के बारे में गवर्नर के रिगार्डिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग 164A में भी यही प्रोविजन किया गया। उसके बाद में 239AA क्लोज 6 में प्रोविजन किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा यूनियन टेरिटरी का, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जॉइंटली सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, जॉइंटली लाइबल होगा। यहाँ 75 क्लोज 3 में भी यही बात कही गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट का हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा और यहाँ पे 164 क्लोज 2 में राज्य की विधानसभाओं के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो ये इनकी एक कंपैरिजन स्टडी हो गई। यूटी में ये चीजें जो अभी आपको स्क्रीन पे बता रखी हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 30 नवंबर को जो AIB का एग्जाम हुआ उससे ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, हमें तो पहले से ही क्लियर था क्योंकि अभी एग्जाम का यही ट्रेंड चल रहा है। जो अभी तक नहीं पूछे गए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब मोस्ट और वो जमाने चले गए, इसलिए हर चीज ईच एंड एवरी प्रोविजन जो हमारे सिलेबस में जिस सब्जेक्ट का नाम है, और इवन अब तो ये भी है कि नाम नहीं है और आसपास भी थोड़ा सा कोरिलेट है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पूछा जबकि उस एक्ट का नाम नहीं था, और भी एक दो ऐसे एक्ट हैं। तो ये यहां तक का डिस्कशन हमने कल की क्लास में किया। आज हम 239AB यहां से हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। 239AB इसमें प्रोविजन किया गया 239AB में प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका भी पेयर आप बना सकते हैं 356 इसके साथ में लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं इधर 356। यहां पे भी यही वर्ड लिखा हुआ 356। अगर स्टेट की मशीनरी भी अकॉर्डिंग टू सेंटर नहीं चलेगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी, तो वहां ये 356 लगा दिया जाएगा। इसका साथ में एक पेयर में और भी लिख सकते हैं आप, 365 भी लिख लो, 365। अगर 365 वाली सिचुएशन है तो 356 लग जाएगी, 365 वाली सिचुएशन है। अब मैं इन दोनों प्रोविजंस को आपको एक बार बता देता हूं कि 356 में दिया हुआ है प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये दिया हुआ 356 में। और 365 में प्रोविजन किया गया है, 365 में इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन, यानी संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। तो ये इस आर्टिकल के साथ में 239AB के साथ में 356 और 365 ये दोनों प्रोविजन लिखें कि अगर यूनियन टेरिटरी की असेंबली भी अकॉर्डिंग उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया या सेंटर ने डायरेक्शन दिया उसके अनुसार नहीं चल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
जैसे अभी तो नहीं, यूनियन टेरिटरी बनने से पहले J&K जब स्टेट था वहां राष्ट्रपति शासन था, उसके बाद तो नहीं लगा। दिल्ली में जब ये बाबरी वाला ढांचा गिरा तो दिल्ली के साथ में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहां पर भी सब जगह राष्ट्रपति शासन लग गया था, यूटी होते हुए राष्ट्रपति शासन का, ये मैंने एग्जांपल दिया। बाकी इस आर्टिकल 239A(b) में ऐसा प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 239A(b) देखिएगा, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड, ये ध्यान रखना, तीनों यूटी में जिनमें विधानसभा है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जब राष्ट्रपति को 239A(b) में उनकी रिपोर्ट पे या अन्यथा इस बात को विश्वास हो जाता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक पत्रकार का घर गिरा दिया और उस पत्रकार का घर गिराने के लिए वहां की राज्य सरकार कह रही है, अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि भाई हमने कोई बुलडोजर चलाने के आदेश नहीं दिए। वहां के उप मुख्यमंत्री जो उस जगह पे भी जाके आए, सुरेंद्र चौधरी, वो भी कह रहे हैं हमने आदेश नहीं दिए। केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कह रहे हैं हमने आदेश नहीं दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहा है मैंने आदेश नहीं दिए। तो कोई आदेश कहीं दूसरे देश से तो आए नहीं है या आसमान से तो आए नहीं, किसी ने तो दिए हैं। तो ऐसे डामाडोल सिचुएशन जहां हो जाती है और वहां उससे माहौल और गड़बड़ हो गया है, यानी ये माहौल बिगाड़ने वाली बातें हैं इस तरह की चीजें करके। वो सही है गलत है, उसका इलीगल एनक्रोचमेंट था, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम अभी देख रहे हैं कि अगर यूनियन टेरिटरी की प्रशासन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं चलेगा तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो 239A(b) में प्रोविजन है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया है, से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि, क्या समाधान हो जाता है, A(b) में दिया हुआ है, दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239AA। ये स्पेशल दिल्ली से रिलेटेड है, इसलिए यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात करता है। और एनी लॉ मेड बाय इन परसुएंस ऑफ दैट आर्टिकल, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी दिल्ली का प्रशासन आर्टिकल 239AA या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। और बी है दैट फॉर पर्पज प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इज नेसेसरी और एक्सपेंडिएट सो टू डू, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। तो राष्ट्रपति जी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ये 239A(b) में प्रोविजन किया गया है। ये 239A(b) कब ऐड हुआ? 239 का A(b) 27th अमेंडमेंट से। इधर एरो करके मैं इसको लिख देता हूं, 239 का। पक्का श्योर हो ना? 239A(b) 69th अमेंडमेंट 1991 इससे ऐड हुआ। ये चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें आगे प्रोविजन है, द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA और of all or any of the provisions of any law made by pursuance of that article means article 239AA for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administrating the national capital territory in accordance with the provisions of article 239A and article 239AA। तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुच्छेद 239 के यानी 239AA के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद यानी 239AA के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विधि में विनिर्दिष्ट की जाए
निलंबित कर सकेगा, ऐसे आनुषंगिक परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और 239 क यानी 239 और 239 AA के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों। कहने का मतलब है कि 239AB में अगर 365 वाली सिचुएशन है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, 356 की भी हेडिंग है, इनको ध्यान में रखते हुए एक पढ़ेंगे तो एक साथ में आपके तीनों आर्टिकल तैयार हो जाएंगे, 239AB, 356, 365। तो वहां पे राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट पे या अदरवाइज उनको, क्योंकि राष्ट्रपति के और भी सोर्स होते हैं, उनको मालूम हुआ उनके आधार पे तो वे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। प्रशासन वहां का, जैसे ही किसी भी जगह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों, देखो हमारे तीन ऐसे बोलचाल में कहते हैं ना, लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं, पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है। क्या क्या है? सबसे पहले संसद मींस विधान, अपना लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं विधायिका, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, उसके बाद में न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इन दो को तुरंत राष्ट्रपति शासन लगते ही, चाहे 352 की इमरजेंसी लगे, 356 की लगे या 360 की लगे, दोनों इमीडिएट सस्पेंड हो जाएंगी। सारे राज्यों की विधानसभा सस्पेंड हो जाएंगी अगर, और केंद्र शासित प्रदेश की अगर 352 की नेशनल इमरजेंसी लगी है तो। यहां हम बात कर रहे हैं 239AB, अगर दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो वहां की विधानसभा भंग हो जाएगी और प्रशासन का पूरा कार्य, लेजिस्लेटिव वर्क है वो पार्लियामेंट को चला जाएगा और एग्जीक्यूटिव वर्क है पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट चला जाएगा, फिर उन्हीं के आदेशों से चलेगा। वो विधानसभा और मंत्रिमंडल वो सारा सस्पेंड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। स्पेशली लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति के आदेश अनुसार चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक उनको लगता है सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। ये 239AB में प्रोविजन किया गया। 239B, इसके साथ में आप लिख सकते हैं आर्टिकल 123 और 213, ये ऑर्डिनेंस के बारे में है। इसके साथ में मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखा हुआ ऑलरेडी। 239AB के साथ में 123 और 213। 123 में दे रखा है प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, और 213 में इस 1 को आगे से लेके बीच में रख देंगे तो 213 बन जाएगा। 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जबकि वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यहां ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऐसे 239B में भी ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जी जारी करेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। 239B ये कब का ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? 239B देखिए 27th अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। इन विच ईयर? 1979। अच्छा, 1971 में। तो ये आपको ध्यान रखने अमेंडमेंट भी 239B 27th अमेंडमेंट से 1971 में इसको ऐड किया गया। इसमें क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 इनको देखें ध्यान से। If at any time, clause 1, if at any time except when the legislature of the union territory of Puducherry, देखो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे ना 239AB और 239AA, वहां दिल्ली के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन था, यहां पे आ गया पुडुचेरी, तो समझ लो पुडुचेरी आ गया तो J&K BC में है। और ये कोई परमानेंट हो ऐसा भी नहीं है, भी ध्यान रखना। आज J&K UT है, कल J&K इन फ्यूचर स्टेटहुड वापिस मिल जाएगी। और मैं तो ये भी मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है, आप और हमारे जीवन में देखते देखते ये यूटी वाली चीज है, जैसे पार्ट 7B कैटेगरी स्टेट 7th अमेंडमेंट से 1956 में हट गया, इन फ्यूचर ये भी हट जाएगा और सारी यूटी हैं वो स्टेट बन जाएंगी, देर सवेर। आज नहीं, धीरे धीरे हम इकोनॉमिक रूप से जितने स्ट्रांग होते जाएंगे, इनको भी सबको स्टेटहुड दे देंगे। इनके भी अपने हाई कोर्ट होंगे, इनकी भी अपनी विधानसभाएं होंगी, इनके भी अपने मुख्यमंत्री और बाकी का मंत्रिमंडल होगा। ये भी अपना प्रशासन स्वयं चलाएंगे, ना कि राष्ट्रपति जी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चलाएं। तो ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा। अब लोगों में जागरूकता भी आ रही है, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इकोनॉमिकली रूप से भी हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये एक ही कैटेगरी बचेगी। पहले 3 कैटेगरी हुआ करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार,
स्टेट, यूनियन टेरिटरी और बी कैटेगरी का स्टेट। तो अब ये बी कैटेगरी स्टेट हट गया, अब सिर्फ वैसे देखें तो दो ही कैटेगरी है, 28 स्टेट और 8 यूटी। ये 8 यूटी भी धीरे धीरे स्टेटहुड में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब तक होती नहीं है तब तक हम इनको जैसा प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। 239B, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। यहां कौन ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं? 123 में राष्ट्रपति। 213 में कौन जारी कर रहे हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट। 239 में कौन कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर, जो यूटी का है, या एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली इन यूटी में है, जहां की विधानसभाएं हैं, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वही सेम प्रोविजन है जो 123 में और 213 में दे रखा, वही प्रोविजन यहां पे फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। 213B क्लोज 1, if at any time except when the legislature of the union territory of Puducherry is in session, the administrator thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require। अनुच्छेद 239 ख यानी 239B खंड 1 क्लोज 1 उस समय को छोड़कर, जब पांडिचेरी लिखा, अब इसका नाम पुडुचेरी कर दिया, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, और अब इसके साथ जम्मू कश्मीर भी पढ़ लो, का विधानमंडल सत्र में है, उसको छोड़कर विधानमंडल सत्र में है तो विधि कौन बनाएगा? वहां का विधानमंडल बनाएगा, वहां की विधानसभा बनाएगी। वो सत्र में नहीं है तो यदि किसी समय उसके प्रशासक को यह समाधान हो जाता है कि विधानसभा तो सत्र में नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना मींस कानून बनाना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होता है। और आगे इसका एक प्रोविजो दे रखा, वो भी देखिए। हमारे जो जिस सब्जेक्ट में दिया हुआ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल, क्लोज, सब क्लोज, इसके प्रोविजो, ईच एंड एवरी प्रोविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो सेक्शन, सबसेक्शन, उसका क्लोज, सब क्लोज, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, प्रोविजो, ईच एंड एवरी जो उसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दो प्रोविजो है 239B में क्लोज 1 में। 239B क्लोज 1 का पहला प्रोविजो है दैट नो सच एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी प्रोमलगेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेप्ट आफ्टर obtaining instruction from the president in that behalf। प्रशासक कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं। यानी यहां पर 123 में प्रेसिडेंट हैं, वे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। जब संसद चलेगी तो उसके विदिन 6 वीक उसको पास होना जरूरी होता है। ये 1 बीच में आ जाएगा। 213 में राज्यपाल भी ऐसा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। जैसे ही राज्यों के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद चालू हो जाएंगी, उनका राज्यों का लेजिस्लेचर सेशन चलने लग जाएगा, तो विदिन 6 वीक इसको पास करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिल्कुल फ्री हैंड नहीं है, वो राष्ट्रपति के अधीन है, इसलिए राष्ट्रपति जी से अनुमति लेकर के ही ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। ये प्रोविजो 1 कहता है। सेकंड प्रोविजो है आर्टिकल 239B क्लोज 1 का सेकंड प्रोविजो है व्हेन एवर द सेड लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड और इट्स फंक्शनिंग रिमेनिंग सस्पेंडेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्शन टेकन under any such law as is referred to in clause 1 of article 239A, the administrator shall not promulgate any ordinance during the period of such dissolution or suspension। दूसरा परंतुक है, जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है, यानी वो डिसॉल्व हो जाती है, या आर्टिकल 239A के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्रवाई के कारण उसका कार्यकरण निलंबन रहता है, तब प्रशासन ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यानी विधानसभा निलंबित हो गई तो ऐसे समय पे, यानी सत्र में नहीं है तो करेगा, विधानसभा विघटित हो गई तो वो भी प्रतीक्षा करेंगे एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद में। ये
कोई इस तरह की, यानी सेशन चल रहा हो, विधानसभा एग्जिस्टेंस में हो और उस दौरान सत्र नहीं चल रहा और लो की आवश्यकता, तो ऐसा जारी करेगा। ये इसमें प्रोविजो के क्लोज में डाल दिया यहाँ पे रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड J&K। क्लोज 2, आपके पास में वो नया वाला है ना रीना, अभी लेटेस्ट वाले बैरेक्ट लाए हो आज? नहीं, वो जो उधर आए थे कल लेके आना एक बार, उसमें ये देखना पुडुचेरी के साथ J&K लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आर्टिकल 239B क्लोज 2, an ordinance promulgated under this article means article 239B of Indian Constitution in pursuance of instruction from the President shall be deemed to be an act of the legislature of the Union Territory which has been duly enacted after complying with the provisions in that behalf containing in any such law as is referred to in clause 1 of article 239A, but every such ordinance, इसमें A और B करके दिया हुआ है, राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239 के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधु के अनुपालन करने के पश्चात सामयिक रूप से अधिनियमित किया गया, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, यानी ये क्लोज 2 239B का ये बात कर रहा है, उसका पावर क्या होगा? उसका वही पावर होगा जो राज्य विधानसभा ने विधि बनाई है, उसका पावर है। अब आगे जो इसमें क्लोज A B करके दिया उसमें यही है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र चलेगा तो यहां 123 में पार्लियामेंट के सेशन की और 1 को बीच में ले लेंगे तो 213 में स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन का 6 वीक है। इसका भी A और B में देखिए इसको, A shall be laid before the legislature of union territory and shall ceases to operate expiration of 6 week, वही 6 सप्ताह इसमें है, तो तीनों में 6 वीक है। किस किस में? पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, और 239B में है यूनियन टेरिटरी की स्टेट असेंबली में। जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट की परमिशन से कोई ऑर्डिनेंस जारी किया, राज्य की विधानसभा का सत्र, यूनियन टेरिटरी की विधानसभा का सत्र सेशन में आएगा, यानी सत्र चलेगा या सेशन चलेगा, तो चलने के विदिन 6 वीक उनको पास करना होगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। 6 weeks from the reassembly of the legislature or if before the expiration of that period, यानी वही 6 week वाला, a resolution disproving it is passed by the legislature upon the passing the resolution। संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239B क्लोज 2 का सब क्लोज A है, संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा क्या? वो ऑर्डिनेंस, और विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर या तो विधानसभा उसको पास कर दे विदिन 6 वीक, अदरवाइज ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, जैसे 123 और 213 में होता है, ऐसे ही यहाँ पे 239B में भी यही प्रोविजन किया गया है। विधानमंडल पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानमंडल उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है तो संकल्प पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, और नहीं संकल्प पारित करेगी तो ऑटोमेटिक लैप्स हो ही जाएगा। प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जिसने जारी किया वो भी वापस ले सकता है। अगला प्रोविजन B उसी का है, may be withdrawn at any time by the administrator after obtaining instruction from president in that behalf, क्योंकि उन्हीं के आदेश से जारी कर रहा है, उनकी परमिशन से, इसलिए उनकी परमिशन से वापस ले सकता है। राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात प्रशासक के द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, वो ऑर्डिनेंस 239B में। सेम वही प्रोविजन है जो 123 और 213 में दे रखे हैं, ऐसा ही 239B में। यहाँ राष्ट्रपति जी की परमिशन से जारी कर रहा है, इसलिए वापस भी लेगा तो राष्ट्रपति जी की परमिशन से वापस ले लेगा। 239B क्लोज 3 है, if and so far as an ordinance under this article means 239B make any provision which would not be valid if enacted in an act of the legislature of the union territory made after complying with the provision in that behalf containing in any such law as is referred to in clause 1 of article 239A, it shall be void।
यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे अनुच्छेद 239 क के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में इस सीमित अंतर्विष्ट उपबंधु का अनुपालन करने के पश्चात बनाया गया है, अधिनियमित किए जाने की पर विधि मान्य नहीं होता तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। ये प्रोविजन 123 आर्टिकल और 213 में भी किया गया। यानी जहां तक आर्टिकल 123 और 213 और 239B तीनों में सिमिलर चीज है। जहां तक 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें लॉ बनाने का पावर है। तो यहां पे वो कॉन्करेंट लिस्ट और उनमें तो इसका नाम है नहीं यूटी, तो फिर क्या करें? यानी जिन पे विधानसभा लॉ बना सकती है उन्हीं पे ही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट की परमिशन से ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, बाकी नहीं। क्योंकि जब पावर ही नहीं होगा तो कहां से कर देगा? लॉ बनाने का पावर होगा तो ही उन्हीं सब्जेक्ट पे ही ऑर्डिनेंस जारी होता है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहां पे हमारी 123 में पार्लियामेंट जिन पे लॉ बनाने का पावर रखती है, यूनियन लिस्ट के 97 सब्जेक्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट के 47 सब्जेक्ट पे, उन्हीं पे ही राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऐसे 213 में स्टेट लिस्ट के जो 66 सब्जेक्ट हैं वो और कॉन्करेंट लिस्ट के जो 47 सब्जेक्ट हैं उन्हीं पे स्टेट का गवर्नर जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस, औरों पे नहीं। ऐसे ही यहां पर भी जो पावर दे रखे हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, उनके या यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर को, वहां की विधानसभा को, जिन पे विधानसभा विधि बना सकती है उन्हीं पर अध्यादेश जारी किया जाएगा। 239B का क्लॉज 3 ये कहता है, बाकी पर नहीं। 240 ये नेक्स्ट है। 239B के बाद में 240 में प्रोविजन किया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखो 3 की बात तो हम यहां ऊपर कर चुके। 239A रिगार्डिंग पुडुचेरी एंड दिल्ली, 239A जम्मू कश्मीर पुडुचेरी, वापिस ध्यान दें वो दिल्ली इसके साथ मिक्स हो गया इसलिए मैं एक एक वापिस क्लैरिफाई कर रहा हूं। 239A दिल्ली एंड पुडुचेरी, 239 डबल वापिस गड़बड़ हो गया। 239 इसको ऐसा करो, बिल्कुल उत्तर बिल्कुल दक्षिण ऐसा कर दो। 239A जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, 239AA दिल्ली। अब देखो इसको यहां से देख लो एक बार, वापिस आ जाएंगे यहां पे, एक बार देखिए यहां देखिए मैंने इसको लिख करके मेंशन कर रखा है। 239A किससे रिलेटेड है? पुडुचेरी एंड J&K, साउथ से नॉर्थ की तरफ चल दो, पुडुचेरी एंड J&K। और आर्टिकल 239AA दिल्ली यूनियन टेरिटरी का, इसके बारे में अब देखिए यहां पर 240 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 240 में प्रोविजन है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाई हमने ये तो देख लिया कि पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और दिल्ली इनकी तो अपनी विधानसभा वो लॉ बना लेगी, बाकी के लिए लॉ कौन बनाएगा? वो प्रोविजन यहां किए गए, ठीक है। इसमें इनके भी नाम है, तो वो राष्ट्रपति जी नियम इनके लिए बनाएंगे और वो संसद से अप्रूवल इनका लेंगे। ये देखिए ध्यान से, आर्टिकल 240 क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशन ऑफ द peace process and good governance in the union territory of the Andaman and Nicobar Island, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, इनको मर्ज कर दिया गया। आप वाले में एक ही साथ लिखी हुई, दादर नागर हवेली और दमन दीव ये अलग अलग है, हाँ ये मर्ज हो चुकी हैं। और इसके बाद पुडुचेरी यानी अंडमान राष्ट्रपति 240 में है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी में आता है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।
ये 240 के क्लोज 1 में दिया। 240 के क्लोज 1 के भी दो प्रोविजन, पहला प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी बॉडी इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 239A to functions as a legislature for the Union Territory of Puducherry, the President shall not make any regulation for the peace, progress and good governance of that Union Territory with effect from the date appointed for the first meeting of the legislature. जब पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 कै के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है। अब कै में कौन कौन से आ गए? 239A में, 239A में आ गया J&K एंड पुडुचेरी, या पुडुचेरी एंड J&K ऐसा कर दो, वो ठीक रहेगा। तब राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बनाएगा। और सेकंड प्रोविजो है व्हेन एवर द बॉडी फंक्शनिंग एज लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड J&K भी इसके साथ करना है। और आप आज जाके देखना जहां जहां पुडुचेरी J&K इनके साथ में उसमें मेंशन किया या नहीं किया, प्रोविजन इसी के साथ है, ये मुझे मालूम है। इज डिसॉल्व्ड or the functioning of that body as such legislature remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause 1 of article 239A. The Puducherry may during the president may during the period of such dissolution suspension make regulation for the peace, progress and good governance of that union territory. जब कभी पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र या जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधानमंडल के रूप में कार्यकरण अनुच्छेद 239 के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित हो जाता है, यानी महाराष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाता है, तब राष्ट्रपति ऐसे विधानमंडल या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्य क्षेत्र की प्रगति, शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल पहले जब दिल्ली से जीते तो सीटें कम आई, पूर्ण बहुमत नहीं आया, उन्होंने कहा मैं साझा सरकार नहीं बनाऊंगा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी, और फिर बाद में जब वापस चुनाव हुए तो पूर्ण थंपिंग मेजोरिटी से आ गया। तो ऐसा समय जिस समय प्रशासन वहां की विधानमंडल नहीं चल रही है, उस समय राष्ट्रपति जी उसके लिए नियम बनाएंगे। ये 240 क्लोज 1 में है। 240 क्लोज 2, अब जो नियम बनाएंगे उन नियमों का क्या प्रभाव होगा? तो जो भी नियम राष्ट्रपति जी बनाएंगे उनको संसद के पटल पे रखवाएंगे और पार्लियामेंट से उनको पास करवाएंगे। ये क्लोज 2 में दे रखा, देखिएगा 240 क्लोज 2, एनी रेगुलेशन फॉर मेड एनी रिपील और अमेंड एनी एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट और एनी अदर लॉ विच इज फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल to the union territory and when promulgated by the president shall have the same force and effect of an act of parliament which applies to that territory. इस प्रकार बनाए गए कोई विनियम संसद के द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का जो उस संघ राज्य क्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का जो संघ राज्य क्षेत्र को लागू होते हैं। यानी इस प्रकार का जब कोई नियम राष्ट्रपति जी के द्वारा बना दिए जाते हैं तो उनका भी वही पावर होगा जो पार्लियामेंट उस यूटी के लिए कोई कानून बनाती है, कोई विनियम बनाती है, कोई रेगुलेशन बनाती है। इसके बाद में है 241 हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। तो ये ध्यान में रहे, संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही हमारा संघ राज्य क्षेत्र ऐसा है जिसका अपना हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, बिकॉज ऑफ वो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण उसका अपना हाई कोर्ट है, बाकी का हाई कोर्ट नहीं है। बाकी J&K है, इसका अब हाई कोर्ट है क्योंकि पहले स्टेट था, इसलिए अब इसका भी अपना हाई कोर्ट हो गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, उसका हाई कोर्ट है। तो अब यूटी लेह लद्दाख, वो भी वही हाई कोर्ट लगेगा, ज्यूरिस्डिक्शन उसी का। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट अब उस यूटी का अपना हाई कोर्ट है क्योंकि वो स्टेट था, इस वजह से। दिल्ली यूटी में यूटी होते हुए उसका अपना हाई कोर्ट है, बाकी सबका नेबरिंग स्टेट का हाई कोर्ट होता है, उसका ज्यूरिस्डिक्शन लगता है। जैसे पुडुचेरी पे मद्रास हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन लगता है।
इसके बारे में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आने वाले समय में ये सारी यूटी जो 239 से 242 में जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ये सारी यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र सारे के सारे स्टेटहुड में चले जाएंगे। स्टेटहुड के लिए दो चीजें प्रोविजन करनी है, असेंबली और हाई कोर्ट। तो दो में तो ऑलरेडी है, बचे कितने? 6, और 3 में विधानसभा है, 2 में हाई कोर्ट है, तो उनमें और हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जाएगा और उन यूटी की भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उन सब को ध्यान में रखते हुए और वहां डिमांड उठेगी। जैसे अभी सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख के लिए उठा रखी है कि हमको स्टेटहुड दी जाए, क्योंकि हमसे प्रॉमिस किया गया था स्टेटहुड दी जाए। वहां की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस प्रकार की है कि चाइना धीरे धीरे करके वहां अंदर बढ़ता जा रहा है। अगर वहां स्टेट होगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। ऐसा सोनम वांगचुक के कई सारे वीडियोज हैं जिनमें आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो इसलिए स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे जब 1-2 को दे देंगे, सबसे पहले जे&के की और लेह लद्दाख की बहाल होती दिख रही है, फिर पुडुचेरी और दिल्ली की बहाल होती दिख रही है, बाकी सब लोग भी डिमांड करेंगे, सोनम वांगचुक की तरह मूवमेंट आंदोलन करेंगे, तो मिल जाएगा देर सवेर। कुछ स्टेट को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, कुछ को नहीं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले शिबू सोरेन ने बहुत लंबा आंदोलन करा था, हेमंत सोरेन जो जिनके पिताजी ने, जिनको लोग गुरुजी कहते हैं वहां पे, तो उन्होंने लंबा आंदोलन किया, तब जाके वहां पे मिला। तेलंगाना का भी बड़ा लंबा आंदोलन चला। तो ऐसा ही यहां पर भी अभी सोनम वांगचुक कर रहे हैं और बाकी यूटी में भी देर सवेर हो जाएगा और सबको स्टेटहुड मिल जाएगी। जब तक नहीं मिलती है हम देख लेते हैं। 241 इसको डिस्कस कर लेते हैं। 241 में 4 क्लोजेस हैं। क्लोज 1, पार्लियामेंट में बाई लॉ कॉन्स्टिट्यूट ए हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर एनी हाई कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। संसद विधि के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। जैसे दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में वहां राज्य था, फिर यूटी में कन्वर्ट किया, इस वजह से है। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। या तो वहां हाईकोर्ट स्टेब्लिश कर सकेगी, दूसरे हाईकोर्ट को उसका जुरिस्डिक्शन दे देगी कि इनको, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, कलकत्ता हाईकोर्ट को उस पर जुरिस्डिक्शन है, पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट, चंडीगढ़ यूटी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट उसको जुरिस्डिक्शन है, ऐसे। और पास के इधर नेबरिंग वाले हैं, ये दादर नगर हवेली, बॉम्बे हाईकोर्ट। 241 क्लोज 2, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 है हाई कोर्ट्स का, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चैप्टर 4 पार्ट 5 वो सुप्रीम कोर्ट का है, याद रखना, ये बड़ा सिमिलर सा प्रोविजन है। एक एक पार्ट कम हो रहा है, एक एक चैप्टर कम हो रहा है, कैसे भी आप इजी फनी ट्रिक में याद कर सकते हैं। 241 क्लोज 2, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 यानी हाई कोर्ट shall apply in relation to every high court referred to in clause 1 as they apply in relation to a high court referred in clause 2 subject to such modifications or exceptions as parliament may by law provide। आर्टिकल 241 क्लोज 2 में भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध ऐसे उपांतरणों या अपवादों के अधीन रहते हुए जो संसद विधि के द्वारा उपबंधित करे। खंड 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के उपबंध में प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट्स का, अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। देखो ये भी बड़ा अच्छा समझने के लिए इजी ट्रिक है। जैसे 124 से 147 ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब इस 1 को बीच में ले लेंगे तो 214 हाई कोर्ट का है, यहां से लेकर 237 ये हाई कोर्ट्स के बारे में प्रोविजन है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी का इससे अगला कर दो, 238 से लेकर के और नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हाँ 232 ये 233 से 237 ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है, ये प्रोविजंस है। तो यहां पर इसका क्लोज 1 क्लोज 2 हो गया। ये 214 लिखा हुआ था इसलिए 214 में उच्च न्यायालयों का गठन और 1 को आगे रख दो। 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। 241
अनुच्छेद 241 241 क्लोज 3 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन to the provisions of any law for the appropriate legislature made by virtue of power conferred on that legislature by or under this constitution, every high court exercising jurisdiction immediately before the commencement of this constitution, 7th amendment act 1956, 7th amendment से पार्ट 7 हट गया 1956 में, ये मैंने आपको बताया. In relation to any union territory shall continue to exercise such jurisdiction in relation to that territory after such commencement. आर्टिकल 241 क्लोज 3 है, इस संविधान के उपबंधों के और उस संविधान के द्वारा इसके अधीन समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधानमंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा. ये एक बार देखिए, इसका एक बार क्लोज 4 भी कर लो, उसके बाद में मैं दिखा देता हूं. जैसे ये इस बात को कह रहा है कि ये बी कैटेगरी वाले जो स्टेट थे, कौन से बी कैटेगरी वाले स्टेट? ये वाले स्टेट. अभी हम 241 को डिस्कस कर रहे हैं, ये वाले. ये जो 7th पार्ट में थे, 238 आर्टिकल में थे, अब इनको हटा दिया 7th अमेंडमेंट से 1956 में. ये कह रहा है इससे पहले जिस हाई कोर्ट, जिस यूनियन टेरिटरी पे जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था उसी का बना रहेगा. अब इसका 241 का क्लोज 4 देखिएगा. नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू extend or exclude the jurisdiction of high court for a state or from any union territory or part thereof. इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर विस्तार करने या उसके अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी. कहने का मतलब है ये प्रोविजन हो गए तो किसी भी हाई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन था उसके बारे में पार्लियामेंट कोई नियम बना सकती है, बदल कर सकती है, उसको रोका नहीं जाएगा. जैसे ये यूटी स्टेटहुड में कन्वर्ट होती जाएंगी तो फिर उस दूसरे वाले हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगे जरूरी नहीं है, उस यूटी का अपना हाई कोर्ट भी पार्लियामेंट बना सकती है. जैसे आज पार्लियामेंट चाहे तो पुडुचेरी का अलग अपना हाई कोर्ट बना सकती है. तो ये इसके बारे में प्रोविजन करता है. इसके बाद में 242 जो रिपील है कुर्ग के बारे में है, ये ऊटी कुर्ग जो साउथ में है कर्नाटका में, उसके बारे में है. रिपील बड़ी अच्छी सुंदर जगह में गया हूं, एक एनएसएस का कैंप लेके गया था. रिपील बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट 1956, संविधान के 7वें संशोधन से 1956 में इसको हटा दिया गया. तो आज की क्लास में कल हमने डिस्कशन किया था 239, 239A और 239AA. आज हमने डिस्कशन किया है 239AB, 239B, 240, 241. ये हमने डिस्कशन किया है. आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं. इसमें आगे जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे लगेगा वो एक चीज मैं आपको बता देता हूं. वो ऐसे लगेगा, जिन जिन हाई कोर्ट्स का जो नेबरिंग स्टेट के हैं उनको देखिए आप. यहां पे हमारे देश की संरचना इस प्रकार से है. हमारा पहला जो यूनियन टेरिटरी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा हो गया? ये हो गया जम्मू कश्मीर, इधर वाला जम्मू कश्मीर और इधर लेह लद्दाख वाला. तो जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है क्योंकि पहले ये राज्य हुआ करता था. उसके बाद में यूटी कौन सा आ गया? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी दिल्ली, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, यहाँ राज्य के कारण अपना हाई कोर्ट है. उसके बाद में हम अभी यूटी देख रहे हैं. पहले गोवा ये भी यूटी होता था, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ये भी यूटी हुआ करते थे, अब ये सारे स्टेटहुड मिल गई इनको. उसके बाद में ये पुडुचेरी, ये हमारा यूनियन टेरिटरी है तो इस पे मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगता है. ये अंडमान निकोबार आइलैंड, अंग्रेजों के समय इसका जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट को लगता था जिसको आजकल हम कोलकाता कहते हैं, आज भी इसी का जुरिस्डिक्शन है.
ये यहां पर हमारे ये लक्षद्वीप इनमें जुरिस्डिक्शन यहां केरला हाईकोर्ट का लगता था, आज भी इसी का लगेगा। ये दमन दीव, दादर नागर हवेली, इन पे बॉम्बे हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगता था, आज भी इन्हीं का जुरिस्डिक्शन लगता है। यानी जो पास के नेबरिंग स्टेट के हैं तो उस हाईकोर्ट को उसका जुरिस्डिक्शन लगेगा। ये यूटी को जब भारत में मर्ज किया गया, देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्यों हमें बनाने पड़े। भारत जब आजाद हुआ तो इस पे शासन था अंग्रेजों का अधिकांश भारत पे, और कुछ जगह इसका शासन था फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का कहां पे शासन था? पुडुचेरी पे। और कुछ जगह भारतीय देसी जो राजा महाराजा लगभग ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, एग्रीमेंट कर लिया था। तो इन लोगों से, राजा महाराजाओं से भी भारत को इसमें विलय करना अंग्रेजों ने फ्री छोड़ दिया। और जो ये गोवा, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, ये रहा गोवा, जिसको बाद में हमने स्टेटहुड दे दिया। पुडुचेरी जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, बाकी का अधिकांश भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। और ये इस सिचुएशन को देखते हुए हमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और स्टेट और यूटी बनाना पड़ा। तो अब बी कैटेगरी स्टेट हटा, ऐसे यूटी भी धीरे धीरे हट के पूरा सबको स्टेटहुड दे देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इससे आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।